हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपको सीटेट पेपर 2 की तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ आज से आप लोग सीटेट पेपर 1 की भी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सीटेट पेपर 2 की तैयारी अगर अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं की है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सीटेट पेपर 2 का सिलेबस इतना भी ईजी नहीं है कि अब मुश्किल से आपके पास 40 डेज़ का समय बचा हुआ है। अगर कि आप सभी मोस्टली किसी न किसी वर्किंग तो हैं ही, कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग है, समय निकालिए अपने लिए, क्योंकि सीटेट पेपर आपके लिए क्वालिफाइंग है और इसको पास किए बिना आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक बार अगर इसको निकाल के रख लेते हैं तो आप कम से कम वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए कोई भी कोशिश तो कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आगे भी आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा समय इसके लिए भी निकालिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 40 डेज़ का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके देख लिए थे। 2021 का जो पेपर हुआ था, हम 2024 से स्टार्ट किए थे और 2021 पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीडीपी के 15 क्वेश्चन देख चुके हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज मैंने आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन करीब सोशल साइंस के भी इसी सेट के अपलोड कर दिया है, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। आज क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। तो जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत कम क्वेश्चन 15 कराती हूँ, तो पूरी वीडियो को देखा करिए। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है कि अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो उस हिसाब से आंसर देना है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे के समर्थन के लिए प्रोत्साहन करना। तो देखिए, यहाँ पे निगेटिव टैग वाली चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि कहाँ पे निगेटिव बात की गई है, क्योंकि नहीं ऑप्शन पूछा गया है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना ताकि अध्यापकों को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, एक निगेटिव चीज़ है जो कि बच्चों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है। तो अगर आप 3 देखें तो 3 तो निगेटिव में जा रहे हैं। अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, आप समझिए कि बच्चा अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो सीखेगा क्या। तो इसलिए क्या है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है बिल्कुल। और सारे तीनों ऑप्शन तो निगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो कि एक पॉजिटिव टैग है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत अगर आ जाता है तो वो आपका निगेटिव हो जाता है चीज़ें, और यहाँ पे ये आंसर ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसको तो आप बिल्कुल हटा ही दीजिए। इसी तरीके से ऑप्शन क्या करते हैं ना, आप छांटते जाते हैं तो आपका सही आंसर खुद ब खुद निकल आता है, तो ये हट गया। विद्यार्थियों में इस संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। ठीक है, मानक नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर
जो सही है ये थर्ड वाला है और पहला वाला है, ठीक है। इसके हिसाब से पहला और थर्ड वाला ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ये चीज़ दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। किस तरीके की प्रक्रिया है? ऑप्शन में जटिल, सक्रिय, सरल रैखिक, सरल व्यक्तिगत या जटिल निष्क्रिय दिया गया है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है भाई? अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। तो आप इसको वन लाइनर के फॉर्म में भी, अगर आपको ये बार बार प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं नहीं आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप वन लाइनर के फॉर्म में एक नोट्स की तरह नोट डाउन कर लिया करिए, ताकि जब भी आप पेपर देने जाएं तो उस सारे हार्ड क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे थे उनको एक बार रिवाइज करके जाइए, ताकि आप आराम से पेपर में अगर वो क्वेश्चन आते हैं या उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कर पाएँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। यहाँ पे 20 देखते हैं। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता का टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए। तो निगेटिव चीज़ों को अगर आप हटाएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि समझना चाहिए, और समझना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए मुझे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर आप स्कूल को, विद्यालय को और बच्चों को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करना है। पहली बात समझिए कि बच्चों को कभी भी निगेटिव उनके लिए कुछ भी नहीं, वो टीचर को उनको मोटिवेट करना है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देनी है। तो जो भी ऑप्शन आपके पेपर में पॉजिटिव से रिलेटेड हो उन सब ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय के। तो किस तरीके की आपकी जो कक्षा की के वातावरण की जो रचना है वो किस तरह की होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए सही, यहाँ पे कैसी रचना, तो यहाँ पे सहयोगिक और प्रतिस्पर्धी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक के। प्रतिस्पर्धिक वातावरण के बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के, तो सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी के। तो ये ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ऑप्शन 1 कहता है कि पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। स्कैफोल्डिंग की बात की गई है। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य जो देना जो बहुत सरल हो। प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। स्कैफोल्डिंग, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बच्चों की चिंता 30 तक देखना है आज हमको, और हमारा सीडीपी यहाँ पे 2021 का जनवरी में जो पेपर हुआ था उसका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर ईयर जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और हम पेडागोजी हर सब्जेक्ट की स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। कौन सी वीडियोज़ आ रही हैं नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें
अन्वेषण यानी छानबीन की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही हो जाएगा नहीं पूछा गया है, और ये गलती जैसे मैं अभी करने वाली थी वही आप लोग से भी हो सकती है। सही नहीं है, यहाँ पे ये पूछा गया है और इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, और इसके हिसाब से जो हमारा आंसर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। ये बात जो है ये सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं और 30 तक क्वेश्चन करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। ऑप्शन सेकंड कहता है कि निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ऑप्शन 3 साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। ऑप्शन 4 सूचित करता है कि अभिभावकों में हमें अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो असफल होना क्या निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय जो है बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। थर्ड है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। फोर्थ है बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न यानी रुकावट पैदा करती है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक डेस्क कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या व्यवहारवादित। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। कौन सी? प्रोग्रेसिव जो क्लास होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना है इसलिए अब 2-3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पे जो मुख्य प्रमाण चिन्ह है बाल्यावस्था की अवधि का वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, कंक्रीट है, कंक्रीट इन नेचर। बच्चों में सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका जो होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो विद्यालय द्वितीय कारक है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है यानी सेकेंडरी एजेंसी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो यहाँ पे जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर और लॉरेंस कोलबर्ग। जैसा कि मैंने पहले बताया ये चारों जो है इनके बारे में आपको कम से कम टोटल पेपर में आपको 6-7 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। तो इन चारों के बारे में जो भी आपकी थियरी है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 6-7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े नंबर कहाँ से पक्के हो रहे हैं उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मत छोड़ दीजिए जो कि बहुत कंफर्म आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे और क्या सही है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर
1 जो है जीन पियाजे की बात की गई है। किस जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। और आज की 2021 में जनवरी में जो पेपर पूछा आया था उसका CDP का 30 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हमको साइंस के 15 देख चुके हैं, साइंस के 15 आगे के देखने हैं। सोशल साइंस का हमने आज अपलोड कर दिया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। लैंग्वेज वगैरह बचा हुआ है, तो अभी इस पेपर को जब फिनिश हो जाएगा तो हम अब लोग आगे के 2011 तक के सारे पेपर देखने हैं और हम सब देखेंगे, ताकि कहीं से भी अगर ये सोचे कि हम पिछले पेपर से उठा के दे देंगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, सब आप लोग कर सके, इसलिए हम सारे पेपर देखेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट जो है, हम उसको लेके चल रहे हैं और इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन देखते देखते याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।